मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, थैंक यू। चलिए, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आज से न्यूमरोलॉजी का ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। एक नया बैच, एक नई बिगिनिंग और एक कुछ नए कोर्स में नए चेंजेस के साथ में। ये आपको पता ही है, हर बैच में होता है। तो इस बैच के अंदर भी कुछ नए नए चेंजेस आ रहे हैं जिनके साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने साथ पेन पेपर रेडी रखिएगा। काफी सारी चीजें, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। आज हमारे पास एक डेमो क्लास है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं। बहुत जरूरी है समझना। कल से हमारे पास रेगुलर, मंडे से हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा और वहां से फिर हम बेसिक की जर्नी स्टार्ट करेंगे। न्यूमरोलॉजी में हमारे पास दो लेवल होते हैं, एक है बेसिक और एक है एडवांस। बेसिक और एडवांस को पढ़ने के बाद में कम से कम इतना तो है कि प्रिडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। कई बार आपको लगता है कि अगर नहीं हुई तो सैटरडे के डिस्कशंस इतना मजबूर कर देंगे कि आपके प्रिडिक्शन आने में शुरू हो जाएंगे। और हर सैटरडे को हमारा डिस्कशन होता ही होता है, आपको पता है। आप जैसे एडवांस में आते हैं, हर सैटरडे के डिस्कशन में आपको इंक्लूड करा जाता है। टेलीग्राम पे इसका लिंक मिलता है, आप वहां से हमारे पास एनरोल करते हैं। बेसिक न्यूमरोलॉजी 11 दिन का सिलेबस है। एडवांस न्यूमरोलॉजी 21 दिन का सिलेबस है, कागज पर, प्लानिंग के हिसाब से। पर ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये ऊपर नीचे हो जाता है बहुत बार, अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस और अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। 11 दिन कम से कम है ये बता सकता हूं, 21 दिन कम से कम है ये बता सकता हूं। कब खत्म होगा गाइडेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई टॉपिक पढ़ाने का मेरे पास गाइडेंस की तरफ से अगर इंडिकेशन आता है तो टॉपिक इसमें इंक्लूड करा जाता है। इस बार भी 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जो गाइडेंस ने हमें इंडिकेट करें पढ़ाने के लिए, तो वो सारे टॉपिक आपके पास में मिलेंगे आपको। न्यूमरोलॉजी है क्या, न्यूमरोलॉजी को पढ़ते क्यों है, इसकी रेलेवेंस क्या है, ये स्टार्ट कहां से हुई थी, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो पहली हेडिंग डालने अपने पास में न्यूमरोलॉजी। सबको पता है न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है नंबर्स के हिसाब से प्रिडिक्शन देना, अकॉर्डिंग टू नंबर। अब दुनिया में ये बात बताइए कि ये नंबर्स के हिसाब से प्रिडिक्शन देना आया क्यों होगा। अच्छी खासी दुनिया चल रही थी अल्फाबेट्स पे, लैंग्वेज पे, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, लैंग्वेज चल रही थी। ये नंबर्स क्यों घुसा दिए, नंबर्स क्यों इंक्लूड कर दिए, रेलेवेंस क्या थी नंबर्स की। न्यूमरोलॉजी को समझने से पहले यह बात समझनी जरूरी है कि न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इन्हें डाला क्यों गया था, इन्हें बनाया क्यों गया था। जैसे आप सभी धर्मों के अंदर कुछ इंकित चिन्ह समझते हो, हर रिलीजन के अंदर स्पिरिचुअल रिलीजियस मार्क होते हैं। ओम, एक ओंकार, 786। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके पीछे बहुत बड़ी स्क्रिप्ट होती है। आज हम इस स्क्रिप्ट को जानते नहीं है, आज तो फैंसी वर्ल्ड हो गया है, तो हम इन स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते। पर एंशिएंट टाइम के अंदर इन नंबर्स से ह्यूमन अपने सेलेस्टियल एनर्जी से कनेक्ट करता था, ह्यूमन डिवाइन से कनेक्ट करता था इन फ्रीक्वेंसीज के साथ में। न्यूमेरिकल्स नहीं थे, नंबर्स नहीं थे, ये गॉड से या हायर रियल्म से कनेक्ट करने का एक जरिया थे। तो पहला आप अपने पास में एक लिख लीजिए, एक सेंटेंस, कि द न्यूमरोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड टू डेवलप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन रियल्म विद द अपर रियल्म। न्यूमरोलॉजी का या नंबर्स का जो आविष्कार था इसलिए करा गया ताकि मनुष्य और दैविक ऊर्जा के बीच में एक संबंध स्थापित हो सके। हम अपने ईश से, हम अपने देवों से, गाइडेंस से कुछ एनर्जी के रूप में मैसेज ले सकें। न्यूमरोलॉजी यहां से स्टार्ट हुई थी। न्यूमरोलॉजी के अंदर और बाकी ऑकल्ट साइंस के अंदर काफी गहरा रिलेशन है, जो कि हम मानते नहीं। बहुत बार कई लोग हमसे पूछते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर होता ही क्या होगा, प्रिडिक्शन तो कर नहीं पाते बेचारे। न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई वैसा तो होता नहीं कि एस्ट्रोलॉजी वाला फंडा है कि पतरी बनाई और काम कर दिया। ये अर्ध ज्ञान की अप्रोच है,
दिस इज हाफ नॉलेज। न्यूमलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, आप में से कई लोगों ने मुझसे पामिस्ट्री पढ़ी है, कई लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुके हैं। अभी एस्ट्रोलॉजी का अगले महीने बैच स्टार्ट होने वाला है हमारे पास 9th को, शायद 9th ऑफ अगस्त को। तो एस्ट्रोलॉजी आप वहां भी पढ़ेंगे हमसे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ये हैंड इन हैंड चलती हैं। अभी रिसेंट वाला जो पामिस्ट्री का बैच था, मैंने आपको हाथ से पूरी पतरी बनानी सिखाई थी। हाथ दिखाया था, पतरी दिखाई थी, और इनके बीच का रेलेवेंस दिखाया था कि जो हाथ में है वही पतरी में है। लास्ट न्यूमलॉजी बैच के अंदर भी और काफी सारे बैचेस के अंदर भी हमने काम करा है कि जो न्यूमलॉजी से प्रिडिक्शन आती है, पतरी से भी हम बना के देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वो प्रिडिक्शन एग्जैक्ट बैठती है। तो ये काम बिल्कुल सटीक है और ये बिल्कुल स्थिर होकर आता है। देखो, जिसे नहीं आता उसे कुछ नहीं आता, वहां कहानियां होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मिथ्स फैलाए हुए हैं, प्लीज अपना कल लगाओ, सीख लो, खुद खुद समझ जाओगे कि क्या चल रहा है, ये मार्केट में क्या है। बहुत सारे स्कैम चलते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, कौन गलत है कौन सही है अपने हिसाब से गेज करना है। सही सभी हैं, गलत सभी हैं, बस ये मान के चलना है, अपनी खुद की अकल लगानी है। न्यूमलॉजी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रिडिक्शन जानने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, बट एक्चुअली इन साइंसेस को हम यूज करते थे केवल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, कि लाइफ में क्या करना बाकी रह गया है उसे समझने के लिए। आजकल तो इनका फॉर्म डिफरेंट है, आजकल तो सिर्फ इन्हें नेम चेंज के लिए यूज करते हैं, या फिर फ्लैट का नंबर लेने के लिए यूज करते हैं, या मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अच्छा नंबर लेने के लिए। तो लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल न्यूमरोलॉजी का। बट न्यूमरोलॉजी का सही इस्तेमाल था अपने स्पिरिचुअल सेंटर से, अपने आध्यात्मिक सेंटर से कनेक्ट होना और वहां से गाइडेंस लेना। अब बहुत फैंसी हो गई है विद्या, तो इसलिए फैंसी यूज करा जाता है, पर इनका फैंसी यूज नहीं है, इसका बहुत डीपर यूज है। हम आपको नंबर्स के साथ में मेडिटेशन करा चुके हैं, लास्ट बैच में मैंने कराया भी था, मॉर्निंग मेडिटेशन में आपको करा चुका हूं बहुत बार। हमारे पास आपने कई लोगों ने पूछा था मॉर्निंग मेडिटेशन के बारे में भी, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को मॉर्निंग मेडिटेशन होता है। वहां पर हमने आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में, आपके नंबर्स के साथ में आपको मेडिटेशन करना भी सिखाया है। यहां भी आपको बताएंगे कि किस चक्र से आपके कौन कौन से अंक जुड़े होते हैं, किस किस तरीके से आप अपने नंबर्स को एक्टिवेट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं यही बता देता हूं, ध्यान रख लीजिएगा। कई बार हम नंबर पढ़ेंगे आपके साथ में और आप कहोगे सर इस नंबर से तो हम बहुत रिलेट कर रहे हैं, पूरा पूरा जो आपने बताया इससे पूरा रिलेट कर रहे हैं। और कई कई बार आप ऐसा कहेंगे कि सर आपने जो बताया हम इससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे, ये नंबर तो कहीं और जा रहा है, हमारी लाइफ कहीं और जा रही है। अब ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी नंबर से तो हम पूरा रिलेट करते हैं और कई कई बार हम नंबर से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, या कोई कोई इंसान किसी नंबर से रिलेट कर पाता है, किसी और नंबर से रिलेट कर ही नहीं पाता। ध्यान से सुनिएगा, लिखना चाहें लिख सकते हैं आप इसे। हमें अपनी लाइफ में नंबर्स एक स्टैंप के तौर पे दिया जाता है, जिसमें हमारा कार्मिक लेसन जुड़ा होता है, कार्मिक लेसन या हमारा डिसिप्लिन छुपा होता है, जो हमें इस लाइफ में करना होता है। हम अपने नंबर्स को यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, पर हम कभी उसके अंदर की छुपी हुई गाइडेंस को समझते नहीं है कि हमारा कार्मिक क्लियरेंस क्या है। आपके जो भी नंबर हैं उनके अंदर कोई ना कोई कार्मिक क्लियरेंस की गाइडेंस छुपी हुई है। अभी हम करेंगे इसे, मैं बताऊंगा कार्मिक क्लियरेंस की गाइडेंस कैसे रिसीव करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो अपने फादर के बिजनेस में बैठ गया काम करने के लिए, फादर के साथ में। अब उसके फादर उसके बिजनेस को रेगुलेट करते रहे पूरी जिंदगी। बच्चा खुद में 48 साल का हो गया, 48 ईयर्स का हो गया, फादर के बिजनेस के अंदर ही वो काम कर रहा है। अब उसने अपने आप को एक्टिवेट उतना नहीं करा जितना कि करना चाहिए था। वो अपने फादर के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। उसने अपना खुद का भाग्य अब तक इस्तेमाल नहीं किया। बेसिकली ग्राउंड वर्क में किसका एफर्ट लगा हुआ है? फादर का, एंसेस्टर्स का। यह बच्चा जब तक अपने बेसिस पर, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक इसकी अपने नंबर्स की एक्टिवेशन स्टार्ट नहीं होती। बहुत बार आप न्यूमरोलॉजी में ऐसा देखेंगे कि नंबर्स एक्टिवेट नहीं होते। जब तक नंबर एक्टिवेट नहीं होते तब तक नंबर का रिजल्ट आना शुरू नहीं होता। क्लाइंट आपसे बहुत बार पूछेगा कि हमारे पास नंबर तो हैं, पर इस नंबर का करें क्या? इस नंबर का उतना इंपॉर्टेंस हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो रहा।
तो क्लाइंट को आपने बोलना है कि नंबर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करने हैं, आपको अपने कार्मिक लेसन समझने हैं कि हमें ये अंक क्यों दिया गया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, 25 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 25 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो इसके कार्मिक लेसन्स क्या है? नंबर 2 से जुड़े हुए, नंबर 5 से जुड़े हुए और नंबर 7 से जुड़े हुए। 2 5, 2 + 5 7। अब हमें कैसे पता लगे नंबर 2 का काम करना है, नंबर 5 का काम करना है, नंबर 7 का काम करना है? ये कैसे पता लगेगा? इस पे काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ शो करता हूं। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आप सबको? व्हाइट व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? व्हाइट बोर्ड देखिए, अब शायद शो हो रही होगी। ओके, गुड। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड नंबर की बात कर रहे हैं, सिंपल नंबर्स की बात अभी करूंगा, कंपाउंड नंबर की बात कर रहे हैं पहले हम। ध्यान से इनको ऑब्जर्व करना है। इसे हम कहते हैं इनर नंबर, और एक इनका होता है आउटर फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये तीनों लिख सकते हैं अपने सामने। ऐसे ही लिखेगा, लेफ्ट साइड पे मैंने इनर मेंशन किया है और राइट साइड पे मैंने आउटर मेंशन किया है। ये इंसान के अंदर के दो सेल्फ होते हैं। इनर डिपिक्ट करता है किसी के अंतः मन को, आउटर डिपिक्ट करता है किसी के बाहरी मन को या बाहर के व्यवहार को। दुनिया के सामने आप जैसे अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं, वो आउटर से देखते हैं। हमारे पास यहां पर नंबर क्या क्या अवेलेबल हैं? दैट इज 25, 17, 19। अब जो 25 वाला इंसान है उसका व्यवहार कैसा रहेगा? इनर में वो 2 से गवर्न हो रहा है, वो 5 से गवर्न हो रहा है, पर दुनिया के सामने वो कैसा होगा? 7 से गवर्न। इसे मैं और एक्सप्लेन करूंगा करिकुलम में, कोर्स में आपको और समझाऊंगा ये कैसे होता है, इसके मीनिंग क्या निकलते हैं। 2 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है, ये भी पढ़ाना बाकी है। इनके मीनिंग क्या होते हैं ये पढ़ाना बाकी है। आज सिर्फ समझा रहा हूं कि काम कैसे करते हैं, न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है। जब हम नंबर्स को देखते हैं तो पहले हमें उन्हें देखने का तरीका आना चाहिए कि नंबर क्या डिपिक्ट करते हैं, ये 2 5 7 क्या दिखाता है। इन्हें समझने के लिए नंबर की शक्ल को देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों नंबर अपने पास लिख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। नंबर में जितने कर्व्स होंगे, नंबर उतना कॉम्प्लेक्स होगा अंदर से। नंबर में जितने कर्व्स होंगे उतना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अंदर से। नंबर में जितने कम कर्व्स होंगे, नंबर कॉम्प्लेक्स होगा बाहर से। एज इट इज लिखिएगा, जो बोल रहा हूं एज इट इज लिखिएगा। व्यक्ति की पर्सनैलिटी अंदर से उतनी जटिल होगी, अंदर से उतनी कॉम्प्लेक्स होगी, नंबर में जितने कर्व्स आएंगे, कॉन्टूर्स आएंगे या सर्कल्स आएंगे। नंबर में बाहर से उतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी जितना नंबर स्ट्रेट लाइन नंबर होगा। अभी मैं इसे और एक्सप्लेन करता हूं। एक नंबर और 3 नंबर को एग्जांपल लेते हैं, 1 और 3 वालों का पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि 1 नंबर को हम लेते हैं किंग। 1 नंबर को हम कहते हैं कि दे हैव द किंग लाइक पर्सनैलिटी, कि इसकी राजसी पर्सनैलिटी है, एक राजस्व है इसकी पर्सनैलिटी में, राजा के जैसा है। इन लोगों के बारे में बाहर से हम लोग बहुत कुछ मान लेते हैं, घमंडी है, इसे बात ही करनी नहीं आती, इसे तमीज ही नहीं है, अक्खड़ बात करता है। तो जितने स्ट्रेट लाइन नंबर होते हैं ये बाहर से कॉम्प्लेक्स लगते हैं। इन्हें बाहर से लेके देख के लोग चिढ़ जाते हैं कि यार ये क्या चीज है। 1 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, लिख लीजिए प्लीज। 1 4 7 9, इन्हें कहते हैं मिसअंडरस्टूड नंबर्स। क्योंकि लोग देखकर ना इन्हें बाहर से कहते हैं ये क्या बना दिया, ये क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, क्या बात करने का तरीका है।
जनरली क्या होता है, जो सही बात करता है ना उसका तरीका उतना ही खराब होता है। जो मीठा बोलता है, अच्छी बात है मीठा बोलना, मैं बुरी बात नहीं कहता मीठा बोलने को, बट मीठा बोलने वाला व्यापारी है, उसे बेचना आता है। मीठा बोलने वाला व्यापारी होता है, उसे व्यापार करना आता है। कड़वा बोलने वाले का आप हमेशा देखेंगे बात करने का लहजा खराब होगा, क्योंकि उसे बेचना नहीं आता अपने आप को। जो बात कहनी है तपाक से बोल देगा। 1 नंबर वाले ऐसे ही होते हैं, 4 नंबर वाले ऐसे ही होते हैं, 7 वाले ऐसे ही होते हैं, 9 वाले ऐसे ही होते हैं। ये बेसिक करेक्टर है, इसमें और एडिशंस अभी हम पढ़ेंगे। मैं जनरलाइजेशन बता रहा हूं स्ट्रक्चर के आधार पर। जितना नंबर सीधा उतना बाहर से टेढ़ा। तो सबसे टेढ़ा कौन हुआ? नंबर 1। 1 के बाद कौन हुआ? नंबर 7। 7 के बाद कौन हुआ? 9, और उसके बाद 4। सीक्वेंस बना लीजिए अपने सामने। इसे हम पढ़ेंगे, मैं पूरा जस्टिफाई करके दिखाऊंगा आपको। इसके नोट्स भी हैं, आपको नोट्स भी मिलेंगे मेरे पास। बहुत सारे नोट्स हैं, पीडीएफ बहुत सारे हैं, तो पढ़ने पड़ेंगे आपको काफी सारे, तो वो भी मिलेंगे। प्लस मैं अपने क्लिनिकल जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो क्लास में डिक्टेट करूंगा, नरेट करूंगा। नोट्स आपके साथ में अटैच करके चलेंगे, तो नोट्स और मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस दोनों आपके काम आ जाएंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? नंबर जितना सीधा, बाहर से व्यक्ति उतना जटिल। नंबर जितना घूमा हुआ, उतना ही जलेबी। अब जलेबी वाला इंसान ऐसा होता है, इसकी बात बड़ी मीठी होगी, आपको इससे बात करके बड़ा मजा आएगा कि क्या बोला है, क्या रस घोला है, कितना मृदुभाषी है। मृदुभाषी नहीं है, इसे बेचना आता है। इससे बच के रहना, बाकियों से बचो ना बचो, इससे बच के रहो। अच्छा, सबसे ज्यादा घुमा हुआ नंबर कौन सा है? सोच के बताओ। नंबर 8। एग्री? सबसे ज्यादा घुमा हुआ है। उसे पता है कब कब मुंह खोलना है। नंबर 8 वाले के सीक्रेट कभी जिंदगी में नहीं जान सकते आप, कि इसके मन में चल क्या रहा है। सबसे ज्यादा सीक्रेटिव नंबर होता है, बोलेगा थोड़ी कभी, और बोलेगा भी तो बहुत ही माइन्यूट वर्ड्स, अटर ही नहीं करेगा मुंह से कुछ भी। जितने कर्व ज्यादा, उतना नंबर ऐसा। 8। 8 से अलावा, अब एक काम करते हैं, 8 को पहले देख लेते हैं लिख के, उसके बाद मैं आपको कुछ टेक्निक सिखाता हूं, उसे यूज कीजिएगा प्लीज। आइए, पहले 8 को लिखते हैं। ये लिख लिया 8। 8 के 2 टुकड़े करते हैं बीच में से, एक बना ऐसे और एक बना ऐसे। तो अगला कौन सा वो कंटेंडर 8 के अलावा? 3। 8 से ज्यादा किसी में घुमावदार मामला होता है, 3 नंबर में होता है। इंटेलिजेंट नंबर है, काफी समझदार नंबर है। अभी पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे इसके बारे में कि कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम घुमावदार कहते हैं, कैसे इतना कॉम्प्लेक्स होता है। नंबर्स के बीच में 1 से लेके 9 तक यदि कोई सबसे ज्यादा समझदार नंबर है बात करने के मामले में, अपने ओरेटर स्किल्स में किसी की एक्सीलेंस है, तो वह है नंबर 5 की। नंबर 5 बात करने में, बात बनाने में, मस्का लगाने में एक्सपर्ट कहते हैं इसे। इनकी मस्केबाजी की दुनिया फैन होती है। 5 नंबर को हम मैसेंजर कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं। इसे कई का बार हम नारद मुनि कह देते हैं, कि इसमें वही हरकतें होती हैं जो नारद मुनि के अंदर होती हैं, कि हर लोक में भ्रमण करते हैं और सारी खबरें इधर की उधर कर देते हैं। ये 5 नंबर है। अब यहां पर देखना, मैंने 5 को उल्टा कर दिया बस। इन दोनों के भी काफी सिमिलर स्किल्स होते हैं, आप देख सकते हैं 5 का उल्टा ही है लगभग। तो इन भाई साहब के भी स्किल्स लगभग ऐसे ही होते हैं। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8, ये मैं आपको लॉजिक पढ़ाते हुए सिखाऊंगा इन 3 नंबर के बारे में, जब हम एडवांस के अंदर लॉजिक पढ़ेंगे। तो इन 3 नंबर को डुअल नंबर बोलते हैं। 2, 5, 8, इन्हें डुअल नंबर बोलते हैं। हिंदी में पूछें तो इन्हें द्वैत कहते हैं। ये द्वैत के शिकार होते हैं, डुअलिटी के शिकार होते हैं। कभी भी इनके दिमाग में एक चीज नहीं होती, हमेशा कोई 2 चीज होती हैं एक साथ।
इनकी पर्सनैलिटी में भी डुअलिटी होती है। जितनी बार किसी के चार्ट में, किसी की डेट में ये तीनों नंबर अपीयर करते हैं, उतनी ही डुअलिटी बढ़ती चली जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है सबके? यहां तक क्लियर? बिट्स बाय बिट्स चल रहा हूं, पीसेस बाय पीसेस चल रहा हूं। कल से और थोड़ा मजा बढ़ेगा, कल से थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे कल से। अभी सिंपल चल रहे हैं। अगर किसी को पामिस्ट्री आती है, पामिस्ट्री पढ़ी है सबने में से, काफी लोगों ने पढ़ी हुई, यहां पर शनि की रेखा हाथ में हो और चार्ट में 8 नंबर हो, सोच सकते हो कैसा होगा इंसान? सैटर्न करेक्टर और एम्फेसिस में हो गया, सैटर्न करेक्टर और एनहेंस हो गया। इन चीजों को पामिस्ट्री के साथ में भी कंबाइन कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी जिसने पढ़ी है वो एस्ट्रोलॉजी में भी कंबाइन कीजिएगा, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। जिसने मेरे से 2, 5, 8 पाम पे भी पढ़े हैं, वो पाम पे भी इन्हें अप्लाई करके देखे। मरकरी पॉइंट, मून पॉइंट, सैटर्न पॉइंट, माउंट ऑफ मून, माउंट ऑफ मरकरी, माउंट ऑफ सैटर्न, सैटर्न फिंगर और सैटर्न लाइन, उनसे भी आप इन्हें देख सकते हैं। जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो मैंने आपको दो चीज बताई, एक नंबर स्ट्रेट होते हैं, एक नंबर कर्व होते हैं। जितना नंबर कर्व होगा, जितने कर्व नंबर होंगे, इंसान उतना ही मीठा होगा, पर अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स है। जितने स्ट्रेट नंबर होते हैं उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेटनेस होती है अप्रोच में। स्ट्रेट नंबर मींस मैस्कुलिनिटी, ऐड कीजिए पॉइंट को। स्ट्रेट नंबर मींस मैस्कुलिनिटी, कर्व नंबर मींस फेमिनिज्म। जितना नंबर घुमा हुआ है उतना ही फेमिनिज्म होगा, जितना स्ट्रेट नंबर है उतना ही मैस्कुलिनिटी होगा। अगर यूं कह दें इसे कि जितना स्ट्रेट नंबर है उतनी ही पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेटेड होगी, जितना कर्व नंबर है उतनी ईड़ा नाड़ी। समझ सकते हैं इस बात को? दोनों स्वर को चेक कीजिए अपने नाक से, कौन से नॉस्ट्रल से एयर आती है। ये राइट साइड वाला आपका पिंगला होता है, लेफ्ट साइड वाला आपका ईड़ा होता है। आप देख सकते हैं आपकी फेमिनिज्म एक्टिवेटेड है या मैस्कुलिनिटी, वो आपकी प्रकृति से भी निर्भर करता है। नंबर से चेक करना हो तो हम चार्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर दोनों चल रहे हैं तो सुषमन स्टेट है हमारी, सेंट्रलाइज स्टेट है, बैलेंस स्टेट है। ओके, चले आगे, गुड टू गो। न्यूमलॉजी में आप किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हमें काफी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कुछ चीजें समझने के लिए। अभी हम इन बातों को और डीपर वे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको नंबर से और इंट्रोड्यूस करूंगा। आज सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से पढ़ाता हूं। नंबर्स से अभी हमने देखा किसी की प्रकृति कैसे जान सकते हैं। कोई एग्रेसिव है, कोई सप्रेसिव है, कोई डोमिनेटिंग है, कोई ग्लूमी है, उदास है। उसके नंबर देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। किसी के साथ आपको बिजनेस करना हो, मैं इसके साथ बिजनेस कर सकता हूं या नहीं, ये डिसाइड करना हो, ये आप डिसाइड कर सकते हैं बहुत आराम से। कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी हो तो प्रॉपर्टी को कैसे परचेज करें, उसका नंबर हमें सूटेबल करे लगेगा या नहीं लगेगा, हमारे साथ सूट करेगा नहीं करेगा, ये सब आप जान सकते हैं। इस पर हम काम करेंगे आने वाले। नंबर्स का एनर्जी सेंटर पता करना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन नंबर में मैस्कुलिन एनर्जी होती है, कर्व लाइन नंबर में फेमिनिज्म ज्यादा होता है। इतना क्लियर? चले आगे, बर्दाश्त? ओके। कुछ नंबर्स कुछ प्लैनेट को डिपिक्ट करते हैं। आज ग्रुप में आपको कुछ शीट्स मिलेंगी जहां पर मैं आपको प्लैनेट का इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा। कुछ नंबर से हम प्लैनेट्स को डिपिक्ट करते हैं, मैं आपको नरेट करता हूं, आप लिख के चलिएगा। 1 से लेके 9 तक नंबर लिख लीजिए अपने पास में, 1 to 9 नंबर लिख लीजिए। डन? 1 स्टैंड्स फॉर सन, 1 से सूर्य को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। 2 मून, चंद्रमा। 3 जुपिटर,
बृहस्पति। 4 राहु या यूरेनस। 4 राहु या यूरेनस। 5 मर्करी या बुध। 6 वीनस शुक्र। 7 केतु या नेपच्यून। 8 सैटर्न या शनि। 9 मार्स या मंगल। ये नवग्रह कहलाते हैं। इसे कंसेप्ट को हम नवग्रह कंसेप्ट कहते हैं। यहां पर विजिबल प्लैनेट्स कितने हैं? 7 और 2 इनविजिबल हैं हमारे पास, राहु केतु। ठीक। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि सन तो प्लैनेट नहीं है, मून तो प्लैनेट नहीं है, सैटेलाइट है मून, सन स्टार है। हमें पता है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में हम इन सबको प्लैनेट लेते हैं। राहु और केतु के बारे में पढ़ाएंगे आपको, पर यहां पर बता देता हूं, राहु और केतु, राहु कहलाता है मून का नॉर्थ नोड। लिख लीजिए, राहु को लिख लीजिए नॉर्थ नोड, नॉर्थ नोड ऑफ मून। मून का जो उत्तरी अक्षांश बनता है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है वैसे तो अपने आप में, पर अभी के लिए ऐसे समझ लेते हैं। हम उत्तरी अक्षांश पे जो नोड बनती है उसे कहते हैं राहु, और दक्षिण पे जो बनता है उसे कहते हैं केतु। सदर्न नोड जो होती है उसे केतु कहते हैं। नॉर्थ नोड इज नोन एज राहु, द साउथ नोड इज नोन एज केतु। क्लियर? आगे चले। ओके। 1 से लेके 9 तक जो एक ग्रह है ना, ये लाइफ के नवरस हैं। ये 9 रस हैं आपके जीवन के, ये 9 फेजेस हैं आपके लाइफ के, जिसमें आपका पूरा जीवन निकल जाता है। इसको जीवन चक्र कहते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने कभी देखा हो, पत्री को देखा हो, तो उसमें 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। तो 12 हाउसेस क्या है? आपकी जिंदगी के 12 पड़ाव हैं वो बेसिकली। आपके पैदा होने से लेके मरने तक के 9 स्टेजेस होते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी स्टेजेस हैं, आपके फेज हैं, 9 फेजेस कहते हैं इनको। इनमें इंसान पैदा होता है सूर्य में, और पूर्ण होकर मार्स के तौर पर रिलीज हो जाता है। अगर आप कीरो के, अगर आप कैलेडियन के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहां 9 नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर 8 के बाद नंबर नहीं होते। 9 नंबर को वहां पर काफी एक सेक्रेड नंबर कहते हैं। तो वहां पूर्ण करते हैं शनि पर। शनि पर पूर्ण होना बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल उनका बिल्कुल सही है कि शनि जो होता है काल होता है। पर 9 नंबर से हम लेते हैं आपकी जड़ें। व्यक्ति जहां से चलता है वहीं पर आके पूर्ण होता है। तो 9 नंबर है आपका एनर्जी सेंटर। आप माता के गर्भ से आते हैं और जमीन के गर्भ में समा जाते हैं। 9 नंबर मार्स कहलाता है हमारे पास में, और हम इसे कहते हैं भूमि पुत्र। मार्स को बोलते हैं भूमि पुत्र। तो हमारी उत्पत्ति होती है हमारी ऊर्जा के सेंटर से, और हमारी निवृत्ति होती है हमारे एनर्जी सेंटर पे। मतलब हमारा क्रिएशन होता है नंबर 1 से, और हमारा कंप्लीशन होता है नंबर 9 से। Am I clear? ये 9 साइकिल हैं। इसके बारे में अभी आने वाले डेज में मैं काफी सारी बातें करूंगा, आपको पूरी लाइफ के 9 फेज समझाऊंगा कि हम क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, और 9 फेजेस ही क्यों।
इनके मीनिंग क्या आते हैं, ये आपके सामने पूरी कहानी आएगी, इनको पूरा नरेट करूंगा आपको। किसी को कोई डाउट हो तो यहां टेक्स्ट बॉक्स में साथ में क्वेश्चन डाल सकता है, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, आंसर देते जाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग शेयर होंगी आपसे, ये रिकॉर्डिंग शेयर होंगी। आज वाली रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डलेगी, सबके लिए डेमो सेशन रहेगा। कल से आपके पास एक लिंक आईडी के थ्रू, जीमेल आईडी के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपके साथ रहेगा, आप उससे पढ़ेंगे। पीडीएफ शेयर होंगे कल से आपसे ग्रुप के अंदर, जब आप ऐड हो जाएंगे उन पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देख सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। बट एक सलाह दूंगा, क्लास में रहेगा, जितने लोग क्लास में रहते हैं मैं उनकी हीलिंग करता हूं हमेशा। मेरे हर बैच के अंदर जिनका वीडियो ओपन होता है उनकी हीलिंग होती है, उनका ऑरा स्कैनिंग होती है। आपके लिए जो भी गाइडेंस होती है मैं आपको वो नरेट करता हूं, शेयर करता हूं आपसे, आपकी ऑरा के अंदर हीलिंग पहुंचती है। हीलिंग करानी हो तो वीडियो ओपन करना, नहीं तो मत करो, जबरदस्ती कुछ नहीं है। बाद में वीडियो देखने वालों के लिए एक बात कह देता हूं, डबल वर्क होता है क्योंकि आलस बहुत आता है। ट्राई कीजिएगा, क्लास में रहकर भी सुन लीजिए, बाद में वीडियो भी देख लीजिएगा। एक के भाव में दो का फायदा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब ये ऐसे समझ में आता है किसी किसी को, तो एक साथ तीन बेनिफिट मिल रहे हैं, एक तो अटेंटिवनेस ऑफ क्लास, एक हीलिंग, ऑरा स्कैनिंग, और बाद में वीडियो का मजा। ये बिल्कुल फिट बैठेगा। तो जब भी कभी हम नंबर्स को पढ़ते हैं 1 से लेके 9 तक, इनके सीक्वेंस में आपकी लाइफ के इवेंट प्लेस होते हैं, इन्हें नवरस कहते हैं। 9 रस होते हैं लाइफ के अंदर। जब कभी कोई इंसान पैदा होता है वो सूर्य की एनर्जी से पैदा होता है, आगे बढ़ता है लाइफ में तो चंद्रमा की एनर्जी मिलती है, फिर गुरु की एनर्जी मिलती है, ज्ञान की एनर्जी मिलती है, जिंदगी में राहु मिलता है, मरकरी मिलता है, फिर वीनस साथ में आता है उसके, केतु के प्रॉपर्टी आती हैं, शनि उसके लाइफ के एंड पे खड़ा होता है सामने उसके, और अंततः मार्स में इंसान विलीन हो जाता है। इनका पूरा लॉजिक बताएंगे कैसे होता है, कैसे इनकी आपस में कोलैबोरेशन। न्यूमरोलॉजी में मैं आपको यहां पर काफी सारे प्रिडिक्शन के मेथड सिखाऊंगा। हमारे पास 9 तरीके हैं प्रिडिक्शन के। इन 9 के 9 से आप अलग अलग प्रिडिक्शन दे सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें एक साथ भेलपूरी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इससे याद रखना दिमाग की भेलपूरी ज्यादा होती है। इस तरीके से क्लाइंट तो कम पड़ता है, दिमाग ज्यादा फटता है। तो कोई एक मेथड यूज करेंगे, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। 9 के 9 अगर एक साथ अप्लाई कर दिए तो आपको पता है क्या होने वाला है। जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, जो रिपीटर हैं मेरे पास में, उन्हें पता है मैं किस बारे में इंडिकेट कर रहा हूं। 9 मेथड को एक साथ यूज करके प्रिडिक्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपकी मर्जी है, कोई सा भी मेथड यूज करिएगा। टोटल इस बार 2 मेथड मैं और भी दूंगा, वैसे आपको 11 मेथड मिलेंगे प्रिडिक्शन करने के। किसी एक से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वैलिड आंसर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं हम किस किस चीज पे काम करने वाले हैं, ताकि आपको भी थोड़ा क्लियरेंस रहे। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग मेरे से पूछते हैं, मैंने आपके सिलेबस में ही उन क्वेश्चन के आंसर डाल दिए हैं, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना रहे और आपके क्लाइंट को भी क्लैरिटी मेंटेन रहे। मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं। हम अपने सिलेबस के अंदर बेसिक में आपको थ्योरी पढ़ाएंगे पहले। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ताकि आपको क्लियरेंस मेंटेन रहे। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो मुझसे फिर पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर यहां पर अभी डाल दूंगा, उसके बाद आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक में आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, एडवांस में सारा प्रैक्टिकल होगा। एडवांस में थ्योरी का नामो निशान नहीं होगा। आप पूछोगे थ्योरी के मामले में, पर हमें टाइम नहीं मिलेगा उस तक जाने का। बेसिक में जितना आपको मुझसे पूछना है आप पूछ सकते हो, जो भी चीज में डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। 1 से लेके 31 नंबर तक की हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहां पर 1 to 31 तक हम सारे नंबर्स को रीड करेंगे। जब कभी आपको नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी, आप उन्हें अप्लाई करना समझ लोगे, हर किसी की टेंडेंसी समझ में आ जाएंगे आपके। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से इसे देखिएगा। सिलेबस के बारे में एक आइडिया लग जाएगा हम क्या करने वाले हैं। हम यहां पर कैलेडियन मेथड यूज करेंगे। मैम कैलेडियन यूज करेंगे, नहीं पाइथागोरन, सॉरी, हम यहां पर पाइथागोरन मेथड यूज करेंगे। मैं खुद भूल गया कौन सा मेथड यूज करेंगे। मैं एक्चुअली कैलेडियन में पढ़ाता हूं, अभी रिसेंटली मैं कैलेडियन पढ़ा था किसी को, पर आपके बैच में मैं पाइथागोरन पढ़ाऊंगा। आने वाले टाइम पर कैलेडियन पढ़ाऊंगा। आने वाले टाइम पर कैलेडियन भी आएगा, कीरो भी आएगा, पाइथागोरन भी आएगा।
पर सबसे सिंपल मेथड जो यूज करने में है वो हमारे पास पाइथागोरियन है। एक्यूरेट सारे हैं, कंफ्यूजन मत रखना मन में, सारे पढ़ाता हूं मैं। बस ये नाम की दुकानें खुली हुई हैं कि ये दुकान में से मिठाई अच्छी है, वो दुकान से मिठाई अच्छी है। चख के देख लेना, खुद ही चख के देख लेना, आपको समझ में आएगा सबकी इंडिकेशन एक ही है, सबकी प्रिडिक्शन एक ही है, घूम फिर के अंततः वहीं पहुंचेंगे। और एक काम ध्यान से सबने करना है, चाहे न्यूमरोलॉजी सीखो या ना सीखो, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। मैं हर किसी बैच में बार बार इस बात को बोल रहा हूं। आजकल थोड़ा समय इरिटेशन वाला चल रहा है, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, थोड़ी सी हैवी एनर्जी हो सकती है घर के अंदर, रात को हो सकता है चैन से नींद ना आ रही हो, बेचैनी हो रही हो, ये बहुत सारी चीजें रन कर रही हैं आजकल। अपना अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन और सात्विक रूटीन बना के चलिए। मॉर्निंग में 3 साढ़े 3 के बीच में यदि उठ सकते हैं, बहुत बेनिफिट होंगे। हम सभी लोग उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, काफी अच्छा फील होता है, तो आपके लिए भी सलाह रहेगी। अगर हीलिंग प्रिडिक्शन में कोई भी फील्ड में आप आते हैं, ऑकल्ट में किसी फील्ड में आते हैं, मेडिटेशन इज द कीवर्ड। मेडिटेशन प्राइमरी होता है, ये जरूर कीजिएगा, नहीं तो इसका पूरा मजा ले नहीं पाएंगे, फिर आप इस साइंस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। न्यूमोलॉजिकल स्टडीज को हमारे पास में हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस पे, एक टाइम बेस्ड एनालिसिस पे। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस है उसके अंदर ये सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। नेम और डेट से हम आपको प्रिडिक्शन करना सिखाएंगे, एक्सप्रेशन नंबर, सोल नंबर, पर्सनालिटी नंबर, सीक्रेट डिजायर नंबर, लाइफ पाथ नंबर, साइकिक नंबर्स। आगे टाइम बेस्ड मेथड से पिनेकल, चैलेंज, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, इवेंट नंबर। ये तो एक सिलेबस का पार्ट है, बट इसके अलावा लॉशु ग्रिड एक सेपरेट चीज है हमारे पास में जिसे हम पढ़ेंगे, और वो काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइस है कहीं भी कुछ प्रिडिक्ट करने का। हम आपको कुछ और भी चीजें देंगे साथ में। टाइम का प्रिडिक्शन, मैंने अपने सिलेबस में टाइम का प्रिडिक्शन नहीं डाला हुआ। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में हम टाइम यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी में कभी हम टाइम की प्रिडिक्शन नहीं करते। हम डेट रखते हैं, नेम रखते हैं, बट टाइम कभी नहीं पूछते। इस बार से मैं आपको टाइम बेस्ड प्रिडिक्शन भी करनी सिखाऊंगा कि किसी का समय जिस पे कोई पैदा हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहां पर हम पाइथागोरियन सिस्टम पढ़ेंगे और साथ ही साथ वैदिक का भी हम अप्लाई करेंगे। मेरे वैसे सभी सिलेबस में मैं वैदिक को इंक्लूड करता हूं, तो ये आपको सबको लगभग पता होगा। हर लीफलेट में आपको मिल जाएगा कि मैं वैदिक स्टडीज को साथ में इंक्लूड करता हूं। तो वैदिक और पाइथागोरियन का मैं एक फ्यूजन करके दिखाऊंगा आपको, जिसे मैं क्लिनिक पे अप्लाई कर रहा हूं। यहां पर आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाएगी। आप लिख सकते हैं जिन्होंने सिलेबस लिखना हो, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, कि आप किसी की हेल्थ को जानना चाह रहे हैं, किस मौसम में क्या चीज खाएं, किस मौसम में कैसा व्यवहार होगा इंसान का। किसी का नंबर देखकर कैसे बताएंगे कि इसकी बॉडी में वात है, पित्त है या कफ है। तो ये आयुर्वेद के सिद्धांत हम पढ़ेंगे यहां पर मेडिकल न्यूमरोलॉजी के अंदर। हेडिंग डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई चीज खो गई है, उसे ढूंढना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उसे यूज करेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी हमारे पास पढ़ाई जाएगी कि नंबर कौन सा लें, मोबाइल नंबर कौन सा लें, गाड़ी का नंबर ऑस्पिशियस है नहीं है। स्पाउस के बारे में कंपैटिबिलिटी कैसी है, देखो जिनकी हो गई है शादी, गॉड ब्लेस योर सोल, लालची मत बनना। जिनकी नहीं हुई है उनके लिए हम यूज करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है तो उसके लिए देख सकते हो, नहीं इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग यू कैन चेक फॉर दैट। बट बाकी जिनकी हो गई है, भगवान मालिक है, खतरे में खिलाड़ी बनना है आपके ऊपर है, मैं सलाह नहीं देता, पर चेक कर सकते हो कितना खतरा आने वाला है। तो उसके लिए भी प्रावधान है हमारे पास में कि आप चेक कर सकते हो। प्लेनेट के कैरेक्टर, उनके कलर, उनके बारे में, मंत्र कौन कौन से हैं, रेमेडीज पढ़ाई जाएंगी आपको, मिसिंग नंबर पढ़ाए जाएंगे कि हम रेमेडीज कैसी कैसी दे सकते हैं किसी को किस बारे में। ये सारा पार्ट हमारे पास यहां पे इंक्लूड होगा, और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं। एस्ट्रोनॉमी का काफी पार्ट आपके पास में पढ़ाया जाएगा आपको। एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा थोड़ी सी, एस्ट्रोनॉमी बताऊंगा थोड़ी सी, ये आपके लिए जरूरी है, तभी न्यूमरोलॉजी में ग्रिप आती है। इतना बड़ा साइंस नहीं है, साइंस सिंपल है। ढंग से पढ़ेंगे, सैटरडे डिस्कशंस में प्रॉपर रहेंगे, आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फ्यूचर के लिए अगर आप प्रिडिक्शन देना चाहते हैं किसी की, इजीली उसे समझ जाएंगे।
अभी जैसे हमने 9 नंबर तक आपके पास में डिस्कशन किया, 1 से लेकर 9 तक के बारे में बताया आपको, ऐसे ही हमारे पास इन नंबर की दशा जब आती है, आपने एक वर्ड सुना होगा दशा, अंतरदशा सुना है, महादशा, दशा को कहते हैं पिनेकल, दशा या महादशा को कहते हैं पिनेकल, अंतरदशा को हम कहते हैं ईयर नंबर। ऐसे ही और भी दशाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे, और इसी में ही मैं आपको टाइम पढ़ाऊंगा कि किसी का जन्म यदि कृष्ण पक्ष में हुआ है, शुक्ल पक्ष में हुआ है, तिथि कौन सी थी, उसका इंपैक्ट क्या आता है। तो तिथि के ऊपर सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट डाला हुआ है इस बार मैंने, तिथि के ऊपर, टाइम के ऊपर हम बात करेंगे, इसे ऐड कर लीजिए। और मुझे याद दिला दीजिएगा, मुझे याद दिला दीजिएगा, क्योंकि इस पे मैंने अभी भी रिसेंटली अपना काम किया है, रिसर्च करी है, तो उसको मुझे शेयर करना है आप लोगों से। आराम से लिख लीजिए, मैं एक मिनट वेट कर लेता हूं। ओके, तो न्यूमलॉजी के अंदर कई सारी मिसकंसेप्ट हैं, लोगों को लगता है कि न्यूमलॉजी काफी सुपरफिशियल प्रिडिक्शन देती है। इतनी सारी जो कहानी आपने सुनी है मुझसे, इसके बाद सुपरफिशियल तो नहीं लग रहा होगा मेरे ख्याल से, कि सुपरफिशियल तो कहीं से कहीं तक नहीं है। और यदि डाउट रहा रहा मन में, कई लोगों ने पूछा था कि न्यूमलॉजी में सर कोई किताब पढ़नी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, तो आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। बेसिक के जो नोट्स मिलेंगे 375 पेजेस के हैं, एडवांस के जो नोट्स मिलेंगे 510 पेजेस के हैं। तो पूरी एक किताब से ज्यादा नोट्स मिल रहे हैं, इससे ऊपर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ना चाहेंगे तो मैं एक्स्ट्रा बुक्स दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, और एक सॉफ्टवेयर, एक डेमो सॉफ्टवेयर दूंगा आपको बाद में, कैलकुलेशन के लिए। बाकी कोई सॉफ्टवेयर किसी लायक नहीं होता न्यूमलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में तो काफी काम के होते हैं, बट न्यूमलॉजी में सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं होता, हाथ से कैलकुलेशन करनी इंपॉर्टेंट होती है। तो लास्ट में एक सॉफ्टवेयर दे दूंगा आपको, फ्रीवेयर है हमारे पास में, उसमें बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ओके, मैंने लगभग सारे पॉइंट बताए कि मेरे पास सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, यहाँ क्या क्या बताऊंगा आपको, कैसे कैसे नोट्स मिलेंगे आपको। नोट्स के अंदर पहले एक नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, 7-8 पेज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट्स। लास्ट में उसके फिजिकल फीचर्स कैसे होते हैं, कि इस अंक के इंसान दिखने में कैसे होते हैं, नंबर देखकर आप बता दो, या इंसान को देखकर आप बता दोगे कि इसका नंबर क्या हो सकता है। और साथ ही साथ उस नंबर से जुड़ी बीमारियां, कौन कौन सी बीमारी बॉडी में हो सकती है, ये आपके नोट्स में भी है। एडवांस के अंदर नेम चेंज के लिए आप लोग काफी पूछते हो मुझसे कि नाम बदलना है, नाम कौन सा रखें, इसके ऊपर भी काम आएगा कि नेम चेंज कैसे करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। इसे भी ऐड कर लीजिए अपने सिलेबस में, नेम चेंज, ये शायद आपके मेन सिलेबस के अंदर नहीं है मेंशन करा हुआ। काफी ज्यादा टॉपिक हो गए। हाँ, तो इसलिए कहा था कि 11 दिन कहने को है, 21 दिन कहने को है, बाकी एक्सीड हो जाएगा तो मेरी गारंटी नहीं है, वो उसकी गारंटी है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहने को हम 11 दिन कहते हैं, 15 दिन हो जाते हैं कभी कभी, और उधर 21 दिन होते हैं कहने को, वो 26 दिन हो जाते हैं बहुत बार। उस पे प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, गाइडेंस जैसे से मुझे कहेगी मैं वो काम करूंगा। ओके, ज्यादा पढ़ने वालों को मजा आएगा, कम पढ़ने वालों को थोड़ी दिक्कत होगी। तो जो कम पढ़ने वाला है पहले प्लीज एडजस्ट कर ले, मैंने आपको पहले कह दिया। प्रिडिक्शन के दो तरीके होते हैं, एक तो हम डेट को देखते हैं, एक हम नेम को देखते हैं। आप जब पैदा हुए थे, दुनिया में आए थे, तो पहले क्या थी, डेट या नेम? डेट, ऑफ कोर्स। भगवान ने एक टाइम स्टैंप लाके भेज दिया कि टाइम स्टैंप है, एक डेट स्टैंप है। अब इसमें आपका होता है डेट, फिर होता है मंथ, फिर होता है ईयर। इन तीनों की इंडिविजुअल रेलेवेंस होती है, इनका अपना अपना मापदंड होता है, इनके अपने अपने मीनिंग्स होते हैं। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, सिर्फ डेट देख लेते हैं और बाद में एडिशन कर देते हैं। डेट का, मंथ का, ईयर का एडिशन करा, प्रिडिक्शन दे दी। ध्यान से सोच के बताना, जो टोटल आता होगा नेम का, डेट का और टोटल डेट ऑफ बर्थ का, वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में आता होगा ऑब्वियसली, उससे बाहर तो आएगा नहीं। तो जितने 1 से लेकर 9 तक वाले हैं, सबकी एक ही प्रिडिक्शन। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुनिया के लाखों लोग हैं,
इनकी प्रिडिक्शन करने पे उतरेंगे तो 1 से लेकर 9 तक की सबकी एक सी प्रिडिक्शन निकल रही है। डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? मान लीजिए आपका और आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का एक ही नंबर है एडिशन में। सपोज करते हैं आपका नंबर है 13, हस्बैंड का नंबर है 22, दोनों का टोटल क्या हुआ? 4। दोनों के लिए सेम प्रिडिक्शन? नहीं, क्योंकि एक 13 है, 13 डिफरेंट है, 22 डिफरेंट है। अगर मान लो दो लोग 13 वाले भी हों, दो लोग 22 वाले भी हों, तो उनमें भी डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, इस पे हम काम करेंगे। ये साइंस आपको जुड़वा बच्चों तक की कैलकुलेशन करना सिखा सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास जुड़वा बच्चे हैं जो एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, अब बताओ। तो हम वहां भी प्रेडिक्शन करना बताएंगे आपको कि इनमें कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। आपको आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि कैसे पढ़ाने वाला हूं, क्या तरीका है मेरा बात करने का, किस तरीके से पढ़ाता हूं। क्लास में इतने सीरियस मुंह बना के नहीं बैठना, पहली मेरी रिक्वायरमेंट यही है। इतने खतरनाक खतरनाक मुंह बनाए, मेरा इंटरेस्ट हट जाना पढ़ाने से। देखो मैं पढ़ाता हूं मजाक में और इजी करके, मेरे काम में सीरियसनेस है, मेरी शक्ल में नहीं है। जो शक्ल से सीरियस होता है ना, सारे आईसीयू में जाने लायक होते हैं, और आईसीयू में सारे सीरियस होते हैं, डॉक्टर भी कहता है इज वेरी सीरियस। तो सारी सीरियसनेस वहीं के लिए छोड़ देते हैं, यहां बैठेंगे मस्ती से काम करते करते। ये पूरा सिलेबस मैंने डिफाइन करा है, ये हमारा करिकुलम है। इसमें 2-3 पॉइंट और भी हैं जो मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। 3-4 पॉइंट मैंने और भी सोचे हुए थे, तो वो भी मुझे कराने हैं। अपने एक रजिस्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो मेरे से डेली सुनोगे उन पॉइंट को ऐड करने के लिए। जो मेरे नोट्स आपको मिलेंगे उन्हें भी आप अपने पास में रख लीजिएगा। दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा, पूरे नरेट करते करते, लिखते लिखते। बात समझ में आ रही है? छुट्टी मत करना, और कोशिश करना छुट्टी ना हो। मैं छुट्टी करना पसंद नहीं करता, कभी होगी भी तो मैं आपको बता दिया करूंगा, प्रायर आपको नोटिस मिल जाया करेगा। अच्छा जी, और क्या क्या पूछा हुआ था आपने मुझसे? क्या नेम चेंज करना जरूरी है? हर किसी को नेम चेंज करना जरूरी नहीं होता। एक ये बहुत बड़ी मुसीबत लेके आते हैं मेरे पास में कि नेम चेंज करना है। बताऊंगा नेम कब करना है चेंज, किसको करना है और कैसे करना है। जब तक पूरा सिलेबस पढ़ ना लो, नेम चेंज मत करना। कई लोग बैंड बजा चुके हैं अपनी। हमारे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो काफी अच्छी अच्छी फीस लेके ना, 10,000 से ऊपर फीस, 20,000 से ऊपर फीस लेके नेम चेंज करने की पर्ची दे देते हैं आपको कि ये नेम चेंज कर लो। कई बार वो बैकफायर करता मेथड। तो जब तक आप पूरा सिद्धांत पढ़ नहीं लेते, अपना नेम चेंज मत कीजिएगा, ठीक? हमारे सिलेबस में एडवांस में आपको 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाएंगे, मैरिज कॉम्बिनेशंस, कि किसी को किसके साथ में मैरिज करनी चाहिए, किस नंबर की किस नंबर से मैरिज कंपैटिबिलिटी होती है। मैं फ्रेंडलीनेस नहीं कह रहा, मैं मैरिज कंपैटिबिलिटी कह रहा हूं। वो 81 कॉम्बिनेशंस हैं, वो भी सिलेबस में नहीं है, अलग से लिख लो। कुछ ग्रिड्स बनाने सिखाऊंगा, कुछ यंत्र बनाने सिखाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा, उन्हें भी ऐड कर लो। अच्छा, शादी हो गई है तो क्या करें? बस पछतावा। अब कोई रेमेडी करनी है 2-3, या भगवान को ऊपर मुंह करके आना है ये क्या हो गया। दिन में 2 बार बोलना है बस, सुबह शाम 2 टाइम, कि ये क्या कर दिया। ऐसा ही जिनकी हो चुकी है उनके लिए कोई जुगाड़ नहीं है। कार्मिक क्लियरेंस है, जैसी होनी है वैसी होनी है। सोचो जितना मर्जी ऋतिक रोशन मिलेगा, ऐश्वर्या मिलेगी, मिलेगा ये धनीराम या मायावती? कार्मिक में अगर लिखा है ना तो यही मिलता है। लालच करने से कुछ नहीं होना। लालच करने को छोड़ देना। हम सबकी हो चुकी, और पहले पहले तो ऐसा लगता है क्यों कर ली, फिर लगता है सही हुई, फिर लगता है हाँ यार कुछ ठीक ठीक से लग रहा है, और फिर लास्ट में इंसान कहता है जैसी हुई हो गई, अब आगे सोचते हैं। यही सोचते रहे। एग्री? लाइफ के यही फेजेस होते हैं। एंजॉय कीजिएगा, लालच मत कीजिएगा। लालच करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो होना है वो क्या रहेगा। एक बात ध्यान से सुन लो, सबको बता देता हूं। मेडिटेशन में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में आप अपने कर्म को चेंज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना। इंपैक्ट को चेंज कर सकते हो, कर्म नहीं बदलेगा। यदि उंगली, मान लो यहीं पे एक एग्जांपल लेता हूं, यदि खून निकलना है बॉडी से, हो सकता है खून ऐसे निकले कि ट्रक से एक्सीडेंट से निकले, या खून ऐसे निकले कि पिन चुभे और खून निकल जाए। इंपैक्ट में चेंज आ सकता है,
खून निकलना है तो निकलेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप इंपैक्ट को कैसे चेंज करते हो। मेडिटेशन करने से, चार्ट रीडिंग करने से आपको इवेंट आता हुआ दिखाई दे जाता है कि इवेंट आने वाला है, कुछ होने वाला है। आप उसके इंपैक्ट को चेंज कर सकते हो, इवेंट नहीं बदलेगा कभी भी। टाइमलाइन में कोई चेंज नहीं कर पाया। अगर टाइमलाइन में चेंज कर पाते तो महादेव सती के लिए सब कुछ कर देते। सती का और महादेव का इवेंट याद है ना। महादेव को पता था सती ने मरना है, भस्म होना है, और कितनी बार सती भस्म हुई है। याद है मुंडमाला पहनी हुई थी सती ने, महादेव ने पहनी थी मुंडमाला। वो सती के ही मुंड थे, मतलब उनके ही स्केलेटल हेड्स थे, स्कल थे उनके। क्या महादेव समय नहीं बदल सकते? जो खुद महाकाल है उसने समय में पंगा नहीं लिया, तो हम कैसे? समय से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो चीज होनी है वो होनी है, आप उसका इंपैक्ट चेंज कर सकते हो, इतना आपका फ्री विल आपको परमिट करता है। तो कभी भी हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, किसी मेथड से भी किसी के भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। हाईएस्ट गुड के लिए प्रे कर सकते हैं। एक बात और, सैटरडे को हमारे पास फ्री हीलिंग होती है। आप में से कई लोग हैं अभी शायद फ्री हीलिंग में नहीं है, आपको अपनी हीलिंग करानी है, आप एनरोल कीजिए। आज फ्राइडे है, लोग नाम डाल रहे हैं, कल मॉर्निंग में हम हीलिंग करेंगे। क्लास में भी जब आप मेरे पास आओगे, वीडियो ऑन करोगे, तो यहां पर भी आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि हीलिंग जरूरी होती है आपकी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, कुमार मैम को कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे एडमिन में किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। हर कोई व्यक्ति आपको उसके लिए गाइडेंस दे देगा। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी करेक्ट अमाउंट में पीना है, ब्रीदिंग डीप करनी है। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट रीडर के लिए और हीलर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लिख लीजिए चाहे तो। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट रीडर के लिए और हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को ध्यान से अपनी बॉडी में इनकलकेट करना है, भरना है। 1 घंटा दिन में श्वास लेनी है, गहरी लंबी श्वास। 1 घंटा कॉन्टिन्यूस ना ले पाओ तो आधे आधे घंटे के 2 सेशंस। आधे आधे घंटा ना निकल पाए 15-15 मिनट दिन में 4 बार, बट 1 घंटा कॉन्टिन्यूस ब्रीदिंग जरूर करनी है। मैं अपना नंबर ड्रॉप कर रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप कर देना। कॉल डायरेक्टली मत करना, मैं आपको टाइम दूंगा बात करने के लिए, उस टाइम पे आप मुझे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो मेडिटेशन करना हो तो मैंने उसके लिए बता दिया, मॉर्निंग मेडिटेशन अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं। हीलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, पानी के लिए बता दिया। न्यूमरोलॉजी का सिलेबस मैंने आपको लगभग पूरा एक्सप्लेन करा है कि क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं कल से आपको। ये कल से सारी बातें अभी शुरू हो जाएंगी। आज मैं प्रिडिक्शन के बारे में कुछ नहीं लेके जा रहा, सब प्रिडिक्शन का बताऊंगा, 1 से लेके 31 तक पूरे नंबर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक एक्सप्लेन करूंगा जब तक समझ में ना आ जाए। ओके। कुछ दिनों तक आपको डिस्टरबेंस महसूस हो सकता है, कुछ प्लेनेटरी कंडीशन में चेंज आ रहे हैं। जुलाई में थोड़े से घर में फ्रिक्शंस अवॉइड कीजिएगा, घर के अंदर किसी भी प्रकार की बहस को अवॉइड कीजिएगा। अभी थोड़े दिनों तक एक एनर्जी हाइपर रहेगी सबकी। ओके, तो इस पे हम आप काम कीजिएगा। ये मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दी है, क्योंकि कई लोगों ने पूछा था कि ऐसा क्या कुछ चल रहा है या कुछ हो रहा है। आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उनको उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको एक बार अपने कुछ नोट्स दिखा देता हूं बेसिक के, जिस पे हम कल से काम करने वाले हैं। इसमें कई क्वेश्चंस के आपके पास आंसर दे रखे हैं जो आपने मुझसे पूछे थे। एक क्वेश्चन आपने पूछा था पहले मेरे से कि कई लोग हमारे पास न्यूमरोलॉजी में बिलीफ नहीं करते, बिलीवर्स नहीं होते। देखो दुनिया में ना 3 टाइप के लोग होते हैं, ध्यान से इसे देखना चार्ट को। एक होते हैं बिलीवर, एक होते हैं नॉन बिलीवर, और एक होते हैं ट्रांजिशन में। जो बिलीवर है, जो परमात्मा में एनर्जी में बिलीव करता है, उसको चार्ट की जरूरत नहीं होती। जो नॉन बिलीवर है उसे भी चार्ट की जरूरत नहीं होती। मुसीबत ना सारी ये ट्रांजिशन वालों की होती है। चार्ट देखना, प्रिडिक्शन समझना, हीलिंग करना, हीलिंग समझना, ये सब ट्रांजिशन वाले लोग करते हैं। जो पूरा भक्त है उसे तो भगवान पे भरोसा है ना। जो भगवान पे भरोसा करता ही नहीं वो चार्ट पे क्या भरोसा करेगा? फैक्ट। तो ये तो 2 एक्सट्रीम वाले लोग अलग हो गए।
बाकी जितने दुनिया के 80% से ऊपर लोग हैं, ये ट्रांजिशन वाले होते हैं, बीच वाले, जो आधा भरोसा करते हैं, आधा नहीं करते। अच्छा, आप में से कौन कौन भगवान पर भरोसा करता है? हैंड रेज कर सकते हैं? तो फिर एस्ट्रोलॉजी क्यों सीख रहे हो, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी क्यों सीख रहे हो? एग्री? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको अपने भगवान पे भरोसा है तो ये विद्या सीख क्यों रहे हैं? मैंने क्यों सीखी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको डाउट होता है। परमात्मा सामने नहीं आता, फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने नहीं आता, और हम लगातार डाउट करते हैं। और उसी डाउट के क्लियरेंस के लिए हम ये सारी विद्याएं सीखते हैं। पर ये सारी विद्याएं हमें परमात्मा का और स्वरूप दिखा देती हैं, बहुत बड़ा स्वरूप दिखा देती हैं कि गॉड कहां कहां तक है। हमारा भरोसा और मजबूत हो जाता है। जब हमने न्यूमरोलॉजी पढ़ी थी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, वैदिक साइंस पढ़ी थी, भगवान पर और भरोसा स्थापित हो गया। ऐसा नहीं कोई पाखंड पहना, अंगूठियां पहनी, कड़े पहने, कुछ नहीं पहना हुआ, गले में कोई ताबीज नहीं, कुछ नहीं, माला नहीं, कुछ नहीं। इनसे हटकर, इनसे ऊपर और ध्यान लग गया, क्योंकि वाकई में समझ में आया कि ईश्वर क्या है। अगर आप ढंग से इस चीज को पढ़ेंगे तो लालच नहीं आएगा आपके अंदर, आपके अंदर भरोसा आएगा, एक दृढ़ संकल्प आएगा आपके अंदर। आपका भरोसा इतना मजबूत हो जाएगा, आप हिलोगे नहीं। बट यदि आप लालच में फंस गए, तो फिर ये साइंस इतनी मजेदार है कि खुद भी लूटोगे, फिर क्लाइंट को लूटोगे। सिखाऊंगा, क्लाइंट को लूटना भी सिखाऊंगा। कई लोग इस पर्पज के लिए आते हैं कि हमें क्लाइंट को लूटना है, बहुत पैसे कमाने हैं। ठीक है, टेक्निक सिखाऊंगा, सीख लेना, पूरे डकैत बनाऊंगा। मैं नहीं करता, आप कर लेना, मुझे शौक नहीं है, आपको सिखा दूंगा। तो डकैत बनना भी सिखाएंगे। बट अगर आपने अपने ईश्वर में सही में ध्यान लगाना सीख लिया, तो ये विद्या बहुत गहरी है। नंबर्स से आप बात कर सकते हो, नंबर से आप गाइडेंस ले सकते हो। हर किसी से नंबर बात करते हैं, रेसिप्रोकेशन करते हैं। ये नंबर्स ऐसे नहीं होते कि कागज पे लिखे और खत्म। नंबर्स आपके अंदर हैं, वाइब्रेशन आपके अंदर है। जैसे आपके पास में एनर्जी काम करती है, वैसे ही नंबर्स भी काम करते हैं, ये हीलिंग भी करते हैं। कहीं अगर आप नंबर्स को लिख लो तो उसका हीलिंग इफेक्ट भी आपके ऊपर आना शुरू होता है। बात करेंगे इसके बारे में। जैसे आपने एंजल नंबर सुने, एंजल नंबर का सीक्वेंस होता है, आपको फ्लैशेस आते हैं, उसके कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। एंजल नंबर नोट कर लो, लिख लो किसी कलर से, पेन से, तो उसका इंपैक्ट आना शुरू होता है। तो ये भी बताऊंगा एंजल नंबर्स क्या होते हैं। टॉपिक लिख लो, मुझे याद दिला देना एक बार। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मुझे याद दिला देना, हम बात करेंगे इस बारे में। ओके? न्यूमरोलॉजी ना एक डिस्कशन की साइंस है। पहले डिस्कशन चलेगा 1 महीने तक, 11 दिन और 21 दिन वाला। फिर उसके बाद हर सैटरडे को, वो लाइफ लॉन्ग, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आपने कोर्स में एनरोल कर लिया एडवांस में, उसके बाद आप उस ग्रुप में टेलीग्राम में ऐड हो जाएंगे। पूरे लाइफ लॉन्ग चलेगा। जिस सैटरडे को मैं ऑक्यूपाइड होता हूं, मैं पेशेंट देख रहा होता हूं, उस सैटरडे को मैं काम नहीं कर पाता, उस दिन सेशन नहीं होता। अदरवाइज मैं हर सैटरडे को आपके पास आता हूं। 2 घंटे आपके मेरे हैं, सैटरडे को 2 घंटे में आपके लूंगा। ठीक है? तो जितने क्वेश्चन हो आपके पास आएंगे, सारे के सारे आप मुझे वहां पर भी दे सकते हैं। कोशिश करना बेसिक में आप मुझसे सुन लो पहले सर हर बात को, एडवांस में फिर क्वेश्चन करना शुरू करना। क्वेश्चन करने हो कर सकते हैं, पर बेसिक्स में पहले सुन लीजिएगा मुझे। नंबर्स की बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो आपको समझ में आएंगी। एक लास्ट टॉपिक और आपको क्लियर कर देता हूं। हर नंबर फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। एबीसीडी के अंदर सारे नंबर हमने फिट करे हुए हैं। 1 स्टैंड, ए स्टैंड फॉर 1, बी स्टैंड फॉर 2, सी स्टैंड फॉर 3, ऐसे करके हमने अरेंजमेंट करा हुआ है। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, इनमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है वोवल और एक होता है कॉन्सोनेंट। सुना है? स्वर और व्यंजन। बच्चा जब दुनिया में आता है तो स्वरों से रोता है, व्यंजन से रोता है? स्वरों से। ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो इंग्लिश का तरीका। अ, आ, ई, ये हिंदी वाला तरीका। और बच्चे के गले से वही स्वर आते हैं जो उसके परमात्मा ने उसमें भर के भेजे होते हैं। स्वरों को, वोवल्स को हम प्योर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स को हम ऑल्टर्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लिख लीजिए, स्वरों को, वोवल्स को हम प्योर फ्रीक्वेंसी कहते हैं,
या रॉ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। व्यंजन को या कॉन्सोनेंट्स को हम ऑल्टर्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब अगर किसी ने अपने नाम में वॉवल ऐड कर लिए हैं, जैसे कई लोग ए ई आई ओ यू तो मजाक के तौर पे ऐड कर लेते हैं आजकल, एक ए ही तो फालतू लगा है, क्या चला गया, कुछ नहीं हुआ, बस आपने एक रॉ फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली अपने साथ में, आध्यात्मिक और हो गए हो। कहते हैं सर बिजनेस तो ठीक नहीं हुआ, मैंने दो ए लगा ली अपने नाम में। मैं कहा बिजनेस नहीं ठीक होगा, अध्यात्म ठीक हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने दो ए लगा लिए हैं, कायदे से तुम्हें दो कॉन्सोनेंट लगाने चाहिए थे। वॉवल्स से हमारा अध्यात्म गवर्न होता है, कॉन्सोनेंट से हमारा भौतिक गवर्न होता है। वॉवल्स डील्स विद द स्पिरिचुअल एक्सेस एंड कॉन्सोनेंट डील विद द फिजिकल एक्सेस। हमारे तीन चक्र वॉवल से गवर्न होते हैं, जिससे कि बच्चा रोता है या बच्चा अपना ज्ञान लेता है। सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई पे कौन सा चक्र, आज्ञा चक्र, गले पर विशुद्ध चक्र। विशुद्ध से नीचे जब मामला जाना शुरू होता है तो बच्चा झूठ बोलना शुरू करता है। बचपन में बोलना आता ही नहीं, तो झूठ सच तो होता ही नहीं, कुछ सब कुछ सच ही होता है बच्चे का। फिर उसे झूठ बोलना सिखाते हैं घर वाले। मम्मी कहती है पापा से ये मत कहियो, पापा कहते हैं मम्मी से छुपा ले, बच्चा कहता है दोनों सही है, मैं झूठ बोलना सीखूंगा। तो यहां से करप्शन नीचे उतरते उतरते आना शुरू होता है, हम कॉन्सोनेंट से वाइब्रेट करते हैं। तो ये भी पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे कैसे किस अल्फाबेट से आपका कौन सा चक्र, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब आप अपने नाम में वॉवल ऐड करते हो तो आपका अध्यात्म कैसे एक्टिवेट होता है, और किस किस वॉवल से क्या क्या एक्टिवेशन होता है, और किस कॉन्सोनेंट से क्या क्या एक्टिवेशन होता है, इस बारे में बात करेंगे। इसे लिख लो, ये सिलेबस में नहीं है, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी आपके करिकुलम में है। बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ानी है मुझे, बहुत सारी कहानी सुनानी है आपको अभी, कई सारी चीजें अभी आएंगी जो आपको लगेगा ये तो कुछ और ही आ रहा है मामला। न्यूमोलॉजी कहने को है, काफी सारी कहानियां यहाँ पर। न्यूमोलॉजी तो वैसे नाम का टॉपिक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको दिया जाएगा। तो आपके पास आज ये सारी चीजें मैंने बताई, ये सब हमारे सिलेबस में आपको मिलेंगी। स्ट्रेस नहीं लेना किसी बात का, कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्लिक्ट हो, मुझसे बात कीजिए, मेरे डिपार्टमेंट में किसी से बात कीजिए, एडमिन से बात कीजिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है आंसर्स किसी से नहीं मिल पा रहे, आप मुझसे बात करोगे सीधा, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा ये चीजें हैं क्या, इसे एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है। ओके, कंफ्यूजन नहीं पालना, और धोखाधड़ी ट्राई करना ना करो तो अच्छा है। मैंने कहा था इस प्रोफेशन में कई लोग लूटने आते हैं, पैसे कमाने आते हैं, ठीक है, अप्रोच ओके, बट कोशिश करना कि जितने अच्छे रहोगे उतने बचे रहोगे। न्यूमरोलॉजी आध्यात्मिक चीज भी है, ये फिजिकल चीज भी है, एक फिजिकल टूल भी है, बट ये स्पिरिचुअल टूल भी है। तो कल से हम इस बारे में और डीप इंपैक्ट पे लेके चलेंगे। आपके पास हर नंबर की वाइब्रेशन कैसी होती है, आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरा पूरा पढ़ाना का। मंडे से शुरू करूंगा, मंडे से हमारी क्लास होगी। हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगी, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। हमारे रेकी सेशंस होते हैं, मेरे पास रेकी के क्लाइंट्स आते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं। ओके, तो हमारे पास में काफी सारे चेंज आपको इसमें सिलेबस में इस बार मिलेंगे। जो पुराने वाले हैं, आपने कई कई लोगों ने पूछा था कि सिलेबस कुछ बदलाव है, काफी बदलाव है इस बार। ओके, तो टाइमिंग आपके पास में जो रहेंगी वो है 7 to 9, 2 घंटे की टाइमिंग होगी। 1 घंटे का कहा था, बट मेरा 1 घंटे से कुछ नहीं होता, मुझे 2 घंटे चाहिए होते हैं। मेरा 1 घंटे में तो वार्म अप होता है, तो 2 घंटे में आपके लूंगा। 2 घंटे 5 मिनट हो सकते हैं, 2 घंटे 10 मिनट हो सकते हैं, बट 2 घंटे मैं लूंगा। ओके, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे डल जाएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मैम आपके साथ शेयर कर देंगी। जो कंफ्यूजन हो, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।